नमस्कार, मैं हूं आशुतोष जन्ना में। आज बात करेंगे केंद्र में 2 पावर सेंटर को लेकर छिड़ी बहस की। सत्ता के 2 केंद्रों के मॉडल को गलत बताने वाले कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम है, जबकि दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस साफ कर चुकी है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच आदर्श तालमेल है और यह आगे भी चल सकता है। जाहिर तौर पर कांग्रेस के इस बयान से यह ध्वनि भी निकली कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मनमोहन सिंह फिर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं करने जा रही है? आखिर दिग्विजय सिंह के बयान के मायने क्या है? एजेंडा में आज बात इसी पर। चुनाव में राहुल गांधी की अगुवाई से क्यों हिचकिचा रही है कांग्रेस? क्या सत्ता के 2 केंद्रों का मॉडल देश हित में है? यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच तालमेल के दावों को खुद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। दिग्विजय के मुताबिक 2 पावर सेंटर होना देश हित में नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी राय बताया और कहा कि वो कांग्रेस के आधिकारिक मत से भी सहमत हैं। आपका जो मत था, क्या आप अब वो मत नहीं है 2 पावर सेंटर की जो बात आपने कही? देखिए, मेरा मत एक बात है और पार्टी का मत एक बात, इसलिए जो पार्टी का मत है वही अब मेरा मत है। उस पर कायम है ना सर 2 पावर सेंटर? मैंने आज तक कभी बात अपनी वापस ली नहीं है। कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान को सिरे से खारिज कर चुकी है। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा था कि सोनिया और मनमोहन सिंह के बीच आदर्श तालमेल है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पार्टी ने संकेत दिए कि यही मॉडल यूपीए तीसरी बार भी अपना सकता है, यानी हो सकता है कि राहुल गांधी की जगह मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए। Manmohan Singh, your question is right. He is eminently suited for that post, no doubt about it, because he is eminently suited for that post. So that question is genuine. But that decision will be taken after Congress. उधर दिग्विजय सिंह के बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की पीठ थपथपाई तो जेडीयू ने कहा कि मनमोहन सिंह को बलि का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस के अंदर जो बातें कारपेट के अंदर थी, वो बातें अब कारपेट के ऊपर आ गई हैं। जो बातें विपक्ष के लोग कहते थे, वो बातें अब कांग्रेस के महासचिव कह रहे हैं। राहुल जी क्लिक नहीं करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि ये मोहरा कहीं पीट न जाए, ताकि बलि का बकरा अगर बनाना हो तो मनमोहन सिंह को बनाया जा सके। बहरहाल कांग्रेस सत्ता के 2 केंद्रों को आदर्श मॉडल बता चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, तब भी क्या सत्ता के 2 केंद्र काम करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मामले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। क्या सत्ता के 2 केंद्रों का मॉडल वाकई देश के हित में है? दिग्विजय सिंह ने क्यों 1 पावर सेंटर होने की बात कही? तीसरा सवाल, सोनिया मनमोहन के तालमेल को आदर्श बताकर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? चौथा सवाल, क्या राहुल गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे? और आखिरी सवाल, और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या मनमोहन सिंह तीसरी पारी के लिए तैयार है? हमारा एजेंडा साफ है। सोनिया मनमोहन के बीच तालमेल को आदर्श बताने वाली कांग्रेस साफ करे कि पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी, आरएसएस के जानकार राकेश सिन्हा, हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। आप लोगों का स्वागत है। हरीश जी, जिस तरीके से ये बात जनार्दन द्विवेदी ने कही है, क्या ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ मतभेद हैं इस बात को लेकर? एक तरफ दिग्विजय सिंह है जो मामूली महासचिव नहीं है, वो कहते हैं 2 पावर सेंटर जब होता है तो उससे पार्टी को नुकसान हुआ है, सरकार को नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ जनार्दन द्विवेदी जी कहते हैं कि नहीं, ये आदर्श स्थिति है और ये आदर्श स्थिति आगे भी कायम रहने वाली। क्या पार्टी में 2 राय इस पूरे मसले पर? देखिए, कहीं भी 2 राय नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के बयान को उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल जी के समय में भी ये 2 पावर सेंटर बने रहेंगे। उन्होंने ये कहा जो स्वाभाविक रूप से कि उस समय इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, रहा सवाल आज जो मॉडल काम कर रहा है, वो मॉडल वक्त के साथ
न केवल सही प्रूफ हुआ है बल्कि और शक्तिशाली बना है और बेहतर बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 में हमको जिस तरीके की इकोनॉमी मिली थी, जो हालात मिली थी, उसको हम बेहतर हालात में लाए और दो इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है हमने झेला है। एक 2008-9 की और एक जो इस समय प्रेजेंट यूरो क्राइसिस है, उससे मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम उसे पार पा पाए हैं। और सोनिया जी के ओवरऑल गाइडेंस और नेतृत्व का परिणाम है कि हम लोग 2004 में जिस स्थिति में थे उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में 2009 के अंदर आए। बट और 2014 के लिए हम आशावान हैं। बट लेकिन हरीश जी, सवाल इस बात का उठता है कि लोग कहते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर सरकार के अंदर एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस हो गई, यानी जो जिस तरीके के तेजी से फैसले होने चाहिए थे वो फैसले वहां पे नहीं हो पा रहे हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो ठीक तरीके से एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उनके बारे में कुछ नहीं कहा सकता क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है उनकी बैकिंग कहीं और से मिल रही है। तो ये जो पिछले दिनों जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस की बात आई, मनमोहन सिंह के बारे में ये इंप्रेशन गया कि वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं, लोग मंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं और उनके कहे पे चीजें नहीं चलती हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है क्या? और इसी संदर्भ में शायद दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि भाई जो 2 पावर सेंटर होने का नुकसान होता है। देखिए आशुतोष जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जिस तरीके के फैसले इवन यूपीए 2 में भी लिए गए हैं, क्या कोई कमजोर प्रधानमंत्री जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो और जो पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो, वो इस तरीके के निर्णय ले सकते हैं? आप एफडीआई से लेकर के आप फूड सिक्योरिटी बिल को लाने का जो निर्णय है या दूसरे जितने भी निर्णय हैं, और वो सारे निर्णय जो है इस बात को दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री एक कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। रहा सवाल ये जरूर है कि ये वक्त के साथ हमारे गठबंधन में थोड़ा सा तनाव आया, थोड़ी स्थिति आई और ममता जी किसी कारणवश उन्होंने वो रोल अख्तियार करना चाहा जो यूपीए 1 के अंदर वामपंथियों के पास था। वो हर चीज में ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही थी। और हमारे जो तमिलनाडु के दोस्त हैं उन्होंने अपनी लोकल राजनीति को ज्यादा तरजीह दी। तो ये कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आई और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने, भाजपा ने बजाय एक विपक्षी दल के और एक रचनात्मक विपक्षी दल के, उन्होंने एक बाधा उत्पन्न करने वाले विपक्षी दल की भूमिका अदा की, पार्लियामेंट न चलने देने का निर्णय लिया और इसके कारण बहुत सारे विधेयक, बहुत सारे निर्णय नहीं लिए जा सके। तो उसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर को दोष नहीं दे सकते हैं। कल यदि एक 30-40 का ब्लॉक भी तय कर ले भारत की पार्लियामेंट के अंदर कि हमको नहीं चलने देनी है, पार्लियामेंट निर्णय नहीं करने देने हैं, विधेयक पारित नहीं होने देने हैं, तो किसी के लिए भी कठिनाई आती है। हरीश, आपके कहने का मतलब ये कि जो मॉडल है वो मॉडल अच्छे तरीके से काम कर रहा है और उसकी वजह से सरकार में किसी तरीके की दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो गठबंधन की राजनीति की वजह से दिक्कत, विपक्ष। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ राजदीप सरदेसाई जुड़ेंगे। मैं एक आशुतोष जी, मैं एक बात स्पष्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पार्टी पूरी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ है और हमारी पार्टी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का पूरा विश्वास, पूरा समर्थन, पूरा सहयोग उनको हासिल है। हमारे घटक दलों का सहयोग हमको हासिल है और हम उम्मीद करते हैं बावजूद सारी राजनीतिक बाध्यताओं के जो हमको सपोर्ट करने वाली पार्टीज हैं वो भी हमारे साथ है। बिल्कुल, आपके कहने में वो भी आपके साथ है। लेकिन राजदीप, क्या ये 2 पावर सेंटर की बात है? क्या मनमोहन सिंह के बारे में अगर लोग कहते हैं वो कमजोर प्रधानमंत्री है, फैसले लेने में हिचकते हैं, बोलते ही नहीं है और कोई भी फैसला लेने के पहले उन्हें 10 जनपद का मुंह देखना पड़ता है, अब तो राहुल गांधी भी वाइस प्रेसिडेंट हो, उनका भी मुंह देखना पड़ता है, क्या ये कमजोरी का प्रतीक है या जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है आदर्श स्थिति है और पहले भी इसी तरह और आगे भी ये स्थिति बनी रहेगी? देखिए, यूपीए 1 में जब ये स्थिति थी, जब चीजें अच्छी चलती है तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब नेगेटिव चीजें आती हैं, जब बुरा वक्त आता है तो हर कुछ आपको लगता है बुरा है। देखिए, ये 2 पावर सेंटर की जो सिस्टम है वो चल सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को अपना एक दायित्व है, अपनी एक जिम्मेदारी है और साथ साथ उनको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो वो निर्णय लेंगे पार्टी उसको पूरी तरह से अमल करेगी, उनको साथ
देगी, लेकिन ये हुआ नहीं है, खास करके सेकंड टर्म में, क्योंकि जो और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स हैं जो समझते हैं 2014 तक ही मनमोहन सिंह है, उसके बाद राहुल गांधी नेतृत्व लेंगे तो मनमोहन सिंह को हम किस हद तक साथ दे। यही वजह है कि यूपीए 2 में यह नुकसान पहुंचा है। इतना नुकसान इस 2 पावर सेंटर का यूपीए 1 में नहीं पहुंचा था। तब मैंने ये नहीं सुना था कि ये ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे क्या असर हो रहा है सरकार पर। लेकिन जब 2009 के चुनाव के बाद ऐसे कई कांग्रेस है और कांग्रेस मंत्री है जिन्होंने केवल 2014 की तरफ देखा कि अब राहुल गांधी आ रहे हैं, मनमोहन सिंह तो कुछ साल के मेहमान हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को कमजोर किया। साथ में मनमोहन सिंह जो ब्यूरोक्रेट है, यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो जब उनको नेतागिरी की जरूरत लगी, उन्होंने वो नेतागिरी यूपीए 2 में दिखाई नहीं, जो यूपीए 1 में न्यूक्लियर डील में आपने देखा होगा उन्होंने दिखाई। तो मनमोहन सिंह जी की कमजोरी है, कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है, और बुरे वक्त में ये जो एक 2 पावर सेंटर की जो स्थिति है उसकी वजह से सरकार लगता है और भी कमजोर लगती है। बट राजदीप, सवाल इस बात को लेकर कि अगर पिछले दिनों जब वो साउथ अफ्रीका से लौट रहे तो प्रधानमंत्री से पूछा गया तो कि क्या तीसरी पारी की भी कोई उम्मीद नजर आती है, तो उन्होंने कहा कि इसका साफ जवाब नहीं दिया। यानी जब हम पुल के पास पहुंचेंगे तो उसको क्रॉस करने के बारे में सोचेंगे। अमूमन मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो यह मतलब निकाल। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भाई आदर्श तालमेल। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी में जो हिचक नजर आ रही है या गठबंधन की जो मजबूरी है, उसके तहत पार्टी ने एक तरीके से तय कर लिया है कि शायद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? आप इसको कैसे डिकोड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों से कांग्रेस को एक डर है कि अगर हम राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दें और एक के बाद एक लगातार हार झेलना पड़े, उत्तर भारत में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें अगर हम हारें, अगर जनरल इलेक्शन में हारे, तो राहुल गांधी का क्या होगा। तो वापस एक गुट है कांग्रेस का जो कह रहा है कि राहुल को प्रोटेक्ट करना है, और उस प्रोटेक्शन में वो अब कह रहे हैं कि अगर मनमोहन सिंह को बलि का बकरा बनाना है तो बना दे, तीसरी बार अगर उनको कोशिश करनी है तो करने दे, मनमोहन सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी कर दे, ताकि अगर हार भी जाए और एक फ्रेगमेंटेड इलेक्टेड आए जिसमें तीसरी शक्ति उभर कर आ जाए, कम से कम 2017 या 2019 जब अगले चुनाव होंगे तब राहुल गांधी तैयार होंगे। तो अब कांग्रेस के जहन में यह आ रहा है कि यह डर है कि अगर ये चुनाव हार जाए तो राहुल गांधी का क्या होगा। यही वजह है कि अब यह बात आ रही है कि शायद मनमोहन सिंह को एक बार फिर प्रधानमंत्री के लिए चेहरा बना दे। बिल्कुल। स्मृति ईरानी, क्या आपको मनमोहन सिंह सूट करते हैं क्या? अगर बीजेपी, अगर कांग्रेस वाकई राहुल गांधी को आगे करने में हिचक रही है और मनमोहन सिंह ही अगर अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, हालांकि अभी तक कांग्रेस ऐसा कहा नहीं, लेकिन संकेत इस बात के मिल रहे हैं, क्या यह बीजेपी को सूट करता है? देखिए आशुतोष जी, पहले तो मैं काफी देर से आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रही थी, और जब ये संवाद शुरू हुआ तब हरीश जी ने 2-3 विषय आपके सामने रखे जिन पर मैं थोड़ी बहुत टिप्पणी करना चाहूंगी, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी प्लीज। हरीश जी ने अपने संवाद की शुरुआत में ये कहा कि 2004 में बड़ी खराब स्थिति थी और उसके चलते आज भी कई चैलेंजेस हैं हमारे देश के सामने। 2004 में मैं हरीश जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि चिदम्बरम जी ने देश की संसद में खड़े होकर ये बयान दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने खजाना पूरा भरपूर भारत की सेवा के लिए छोड़ा हुआ है, और आज उसी भारत का खजाना हम लुटते देखते हैं और खाली देखते हैं। तो जब बार बार मैं कांग्रेस के नेताओं के मुख से सुनती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के विषय में कई सारी बदलाव की वजह से या चैलेंजेस की वजह से भारत पर एक प्रभाव पड़ रहा है, तब मैं ऐसे कांग्रेस के नेताओं का ध्यान आकर्षित करूंगी कि सरकार की अपनी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में आज 80% 6 कोर सेक्टर में, जिसमें बिजली और सड़क निर्माण की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें काम ठप पड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि सरकार में एक मंत्री दूसरे मंत्री से लड़ रहा है। तो ये सरकार के अपने शब्द हैं। दूसरी बात, एक और सज्जन थे जिनका नाम मैंने सुना नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बीजेपी है जो बार बार संसद को चलने नहीं देती। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, पिछले सत्र का ही अगर आप उदाहरण ले लें तो संसद को ठप किया सपा ने, संसद को ठप किया डीएमके ने, संसद को ठप किया बसपा ने, और ये तीनों पार्टियां वो हैं जो यूपीए का समर्थन करती हैं और इस सरकार को चलाती हैं। तो जैसे राजदीप ने कहा, अच्छा हुआ तो वो हमारे खेमे में, बुरा हुआ तो किसी और की थाली में। बट क्या आपको मनमोहन सिंह सूट करते हैं अगर उनको प्रधानमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, राहुल गांधी को ना प्रोजेक्ट किया, क्या बीजेपी को सूट करता है?
एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते आशुतोष जी, मेरा हमेशा ये ध्येय रहा है कि सामने वाली पार्टी किसको प्रोजेक्ट करती है, किसको नहीं प्रोजेक्ट करती, वो उनका अधिकार है जी। मेरा काम जो है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी ये है कि मेरी पार्टी एक सशक्त रूप से चुनाव लड़ सके, उसमें हम सब क्या योगदान दे सकते हैं, वो हमारे एक वो आपका जिम्मेदार के अधिकार के दायरे में आता है। लेकिन राजदीप ने जो आज बात कही आपके इस डिबेट पर, वो गौर करने लायक है कि कहीं कांग्रेस पार्टी को हार निश्चित दिखाई दे रही है, इसलिए एक ही पार्टी में से दो अलग आवाजों में कांग्रेस के प्रमुख नेता बोल रहे हैं। लेकिन आशुतोष, अपनी इस बात को खत्म करने से पहले आपने अपने दर्शकों के सामने एक प्रश्नावली की घोषणा की थी, 5-6 प्रश्न पूछे थे। उसमें एक प्रश्न जो है मैं जोड़ना चाहती हूँ कि आज जब 2 पावर सेंटर्स की बात हो रही है तो एक प्रश्न और भी जोड़ना चाहिए कि क्या भारत के संविधान में सुपर पीएम के लिए प्रावधान है? जी बिल्कुल, आपने कहा सुपर पीएम के लिए प्रावधान। लेकिन राकेश जी, हम जब कांग्रेस के बारे में चर्चा करते हैं, जब मनमोहन और सोनिया गांधी की जो तुकबंदी है या उनकी जो जुगलबंदी, उसके बारे में चर्चा करते हैं तो उसको कहते हैं ये थोड़ी सी कमजोरी का प्रतीक है। लेकिन अगर आप बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी के अंदर 2 पावर सेंटर बिल्कुल साफ साफ है। एक तो आरएसएस पीछे से, इधर बीजेपी है। बीजेपी के अंदर भी न जाने कितने पावर सेंटर्स हैं। अगर कांग्रेस के अंदर 2 लोग हैं तो यहां पर तो बहुत सारे लोग हैं। तो क्या ये बीजेपी की कमजोरी का प्रतीक है? देखिए, मैं इस प्रश्न की अपेक्षा कर ही रहा था कि आरएसएस और बीजेपी का पावर सेंटर जोड़ा जाएगा। हाँ। देखिए, इसमें एक बात देख लीजिए पहले कि दोनों बयान जो आए हैं, दिग्विजय सिंह जी का और जनार्दन द्विवेदी जी का, दोनों का की गंगोत्री 10 जनपद है। एक बयान राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए है, दूसरा बयान अभी की स्थिति को, स्टेटस को बनाए रखने के लिए मुखौटा है बयान। वस्तुतः जो लीडरशिप डिबेट बीजेपी में था, अब वो कांग्रेस में शिफ्ट कर चुका है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए पावर सेंटर 2 होने में चाणक्य और चंद्रगुप्त का भी का था, अमात्य और राजा। जब पावर में शेयर के लिए पावर सेंटर बनता है, जो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का है, तब वह पावर सेंटर की वो स्थिति होती है, इतिहास से सीखना चाहिए। 1919 में हिंदुस्तान में एक डायरकी आया था, द्वैध शासन, और डायरकी के फेल करने का एक रीजन बताया गया था ऐतिहासिक रूप से कि पावर के 2 सेंटर थे। आज कांग्रेस में वो डायरकी है। आरएसएस का जो बीजेपी का संबंध है वो मॉरल अथॉरिटी का है। आरएसएस के सरसंघ चालक को या आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पावर शेयर नहीं चाहिए, वो नीतिगत सलाह देना, नीतिगत मजबूती का अध्यक्ष भी बदल देते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बदल देते हैं, जबरदस्ती बदल देते हैं। परिवार, वो एक परिवार में क्या कॉम्बिनेशन है, आपके पास आ रहा हूं, कॉम्बिनेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब पावर शेयर के लिए होता है सेंटर, जब सरसंघ चालक को भी कोई पद चाहिए, प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष बनना है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तब वही स्थिति होती है पावर शेयरिंग का। जो आज नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सोनिया गांधी एक पैरेलल चला रही है कैबिनेट, और एक पैरेलल बिल बन रहा है। लेजिस्लेटिव पावर को उन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शिफ्ट कर दिया है। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की महत्ता है, कैबिनेट की एक महत्ता है। यदि आप उसका अवमूल्यन करते हैं तो सिर्फ सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की बात नहीं है, पूरी संसदीय जनतंत्र का अवमूल्यन हो रहा है। और मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ने गाहे बगाहे, भले वो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस सत्य को सामने रखा है जिस सत्य पर विचार करना चाहिए। और ये पावर सेंटर की जो स्थिति है सोनिया मनमोहन का, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की तरफ से डेलिबरेटली इस तरीके के सिंबल्स दिए जा रहे हैं विपक्षी पार्टी को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि अंत तक वो तय ना कर पाए कि मनमोहन सिंह सामने रहेंगे या फिर राहुल गांधी सामने रहेंगे? क्या यह किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, या यह माना जाए कि राहुल गांधी वाकई गठबंधन की राजनीति में अपने आप को उपयुक्त नहीं मानते हैं और उसका नतीजा यह है कि पार्टी अब एक बार फिर मनमोहन सिंह के बारे में सोच रही है? नहीं, देखिए आशुतोष, ये चुनाव वर्ष है और चूंकि 2014 में संभावित है चुनाव अप्रैल मई में, लेकिन उस सारी जो कवायद है राजनीतिक वो इसी 2013 में ही होनी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और उसके बाद 4 उत्तर भारत के राज्यों के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में ये सारी जो किलेबंदी है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, ये किलेबंदी बयानों की चलेगी। जहां तक पावर सेंटर वाली बात है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब इंदिरा गांधी के जमाने में पावर बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड थी, तब हम आलोचना करते थे कि सारी पावर जो है एक हाथ में सिमट गई है। अब जब देश में 2 पावर सेंटर हो गए हैं, सवाल ये है कि पावर सेंटर खींचतान के लिए है या पावर सेंटर समन्वय के लिए है। ये इसकी समीक्षा हमको करनी चाहिए निष्पक्ष रूप से। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, देश के लिए भी अच्छा है कि अगर पावर विकेंद्रित हो, सत्ता विकेंद्रित हो और एक सिस्टम बने, एक मैकेनिज्म बने जिसके तहत सरकारें चले, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक राहुल गांधी वाली बात है, जो प्रश्न आपने किया है, कि देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि राहुल गांधी को लेकर के अभी ये कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी, जब वो देखेगी कर्नाटक के नतीजे क्या आते हैं और उनसे कैसा माहौल बनता है। अगर कांग्रेस को अपने हक में नतीजे आते दिखाई पड़े जैसा कि उनको उम्मीद है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को आगे
बढ़ाया जाएगा। और फिलहाल अभी जो है, चूंकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और अगला चुनाव लोकसभा का जो भी होगा, उसमें मुद्दा जो होगा वो मनमोहन सिंह सरकार की, जो यूपीए सरकार के जो पूरे 10 साल है और खास करके 5 साल है, इनका कामकाज है, इस पर चुनाव होगा। तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके चुनाव अभी से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से तमाम किंतु परंतु खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, प्रोजेक्ट भी अगर करना होगा तो मुझे लगता है एन चुनाव के वक्त किया जाएगा। अभी 6 महीने पहले या 1 साल पहले चुनाव में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। राजदीप, जो सवाल विनोद जी से पूछा मैंने, वही सवाल आपसे भी, क्या ये डेलिबरेट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या पार्टी वाकई में कंफ्यूज्ड आपको नजर आती है? करे तो करे क्या? एक तरफ आपके जो है वो राजकुमार हैं जो अभी शहंशाह बनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा इंप्रेशन जाता है। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह है जिनके बारे में इंप्रेशन है कि वो बोलते नहीं है, उनकी लीडरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं है, सोनिया गांधी पीछे से उनको बैक करती। तो ये डेलिबरेट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या मजबूरी का प्रतीक है? बिल्कुल मजबूरी है। मुझे नहीं लगता इस समय कांग्रेस ऐसी स्थिति में है जहां उनके पास कोई स्ट्रेटेजी है। वो हफ्ते पर हफ्ते अपनी स्ट्रेटेजी बदलती रहती है, क्योंकि एक माहौल बन गया है कांग्रेस में कि हम ये अगला चुनाव हार रहे हैं। आप किसी भी कांग्रेस नेता को पूछिए प्राइवेटली, वो कहते हैं यार हमको तो मुश्किल लगता है अगले चुनाव में जीतना। अब ऐसी जब एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड हो जाती है और जब दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, वाकई कमान संभाल कर आगे बढ़ना चाहते हैं या राहुल गांधी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है या नहीं, क्या वो गठबंधन की राजनीति से सहमत है, क्या वो पूरी तरह से कैंपेन में जुड़ जाएंगे या नेतृत्व करेंगे, जब इस पर सवाल है तो ये जो डिफीटिस्ट माइंडसेट है कांग्रेस में कि हम हारने वाले हैं, वो और भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को वही लगता है कम से कम चलिए मनमोहन सिंह है एक ऐसा चेहरा जो जनता जानती है, उसे ही बनाते हैं, क्यों राहुल गांधी पर और एक बोझ डाल दे और ऐसी स्थिति में जहां हम चुनाव हार सकते हैं। तो इसमें मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं देखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस की कमजोरी और मजबूरी साफ नजर आ रही है। साफ। हरीश रावत जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे जो बात राजदीप अभी कह रहे थे? बिल्कुल, राजदीप जी एक बात को भूल जा रहे हैं कि जो बात आज उन्होंने कही है कि एक हारी हुई मानसिकता से कांग्रेस एक्ट कर रही है, ये बात 6 महीने पहले भी कही जा रही थी, लेकिन हमने उसके बाद भी दिखाया कि हम एक अच्छी फाइट दे सकते हैं गुजरात में भी, और हमने हिमाचल जीत करके दिखाया और अब हम कर्नाटक जीत करके दिखाएंगे। और आप ये मान करके चलिए राहुल गांधी जी के एग्रेसिव कैंपेन और जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने पर वो लगे हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप हम राज्यों के जो और बाद में आ रहे हैं उनमें से कुछ राज्यों को हम भाजपा से छीनेंगे। तो क्यों राहुल गांधी को अभी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने में क्या दिक्कत है सर? आशुतोष जी, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, जो हमको चैलेंज कर रहा है पार्टी, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपना नेता घोषित करें कि उनका चैलेंजर कौन है भविष्य के लिए। हमारे प्रधानमंत्री पदारूढ़ हैं और मजबूती से देश का संचालन कर रहे हैं। ये पार्टी 2014 में जब चुनाव में जाएगी, ये एक कंबाइंड नेतृत्व होगा सोनिया गांधी जी के ओवरऑल देखरेख के अंदर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व में। हम राहुल जी हमारे वो होंगे कमांडर जो हैं, जो आगे ले चलेंगे पार्टी को जो है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनाएंगे आप उनको? इस अरेंजमेंट में पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, और उसके लिए आप हमसे 1.25 साल पहले पूछ रहे हैं, बल्कि आप लोगों ने तो 2 साल पहले से पूछना शुरू कर दिया। मेरा सवाल कौन आपका नेता होगा? सर, मेरा सवाल ये कि तो अभी अगर आपके कमांडर इन चीफ राहुल गांधी है तो उनको अभी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं कह रहा हूं देश ने प्रोजेक्ट किया है ना, ये बहस आज चारों तरफ राहुल जी के तो हो रही है, तो वो है आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो रही है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि देश के अंदर चाहे इंटेलिजेंसिया हो या आम पब्लिक हो, पॉलिटिकल एजेंडा राहुल गांधी तय करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें आप एक पार्टी से जो गवर्नमेंट चला रही है, जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उससे कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो 2014 की घोषणा आज करेगी, जबकि हमारा प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सरकार का मजबूती के साथ संचालन कर रहा है। मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो आरएसएस के जो ड्वेल पावर सेंटर है, उसमें आरएसएस तो एक प्रकार से मालिक है, ये तो उसके एक प्रकार से फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, जो बाकी संगठन है जिसको परिवार के नाम से परिभाषित किया जाता है। तो
आइडियोलॉजिकली एवरीथिंग डिसाइडेड बाय आरएसएस। हमारे यहाँ दूसरी बात है, कांग्रेस सब कुछ डिसाइड करती है और उसके बाद सर 10 जनपद डिसाइड करता है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए यदि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कुछ काम कर रही है तो उसको आप पावर सेंटर नहीं कह सकते हैं, या उसको पैरेलल पावर सेंटर या सुपर पावर स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। मैं स्मृति जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं, और उनका तो नाम ही स्मृति है, मगर उनको शायद आंकड़े कुछ भूल रही हैं। 2014 में जो ग्रोथ रेट थी वो 5% के आसपास आ गई थी, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी वो 2% के आसपास आ गई थी। तो क्या इस स्थिति को एक आदर्श स्थिति माना जा सकता है? तो जरा सा पूरे आंकड़े स्मृति जी देख लें। मैं बोलूं बिल्कुल स्मृति है कहने का। स्मृति जो मैं बोलूं बिल्कुल स्मृति आप बोलिए, लेकिन एक सवाल मैं उसके साथ जोड़ूंगा कि बीजेपी नहीं एक सेकेंड। हरीश जी के कथन के बाद आपने विशेषता आरएसएस के संदर्भ में आपकी हंसी मुझे साफ सुनाई दी, लेकिन आप तब नहीं हंसे जब हरीश जी ये बोले कि आजकल देश में राहुल गांधी एजेंडा सेट करते हैं। मुझे लगता है आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि इस सरकार का कोई एजेंडा नहीं है, अनलेस 2G या CWG के माध्यम से पैसा लूटना हो देश की जनता का। और जहां तक हरीश जी विस्मृति की बात करते हैं और मेरी स्मृति और विवेक को जागृत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हरीश जी का ये कहना है कि चिदम्बरम जी ने देश की संसद में झूठ बोला। जी, बट मेरा सवाल यह है स्मृति आपसे, जहां तक हाँ जी मेरा सवाल आपसे ये कि बीजेपी पावर सेंटर की बात है, एक मेरा अनुरोध है। एक सज्जन ने कहा था कि पावर सेंटर्स के बीच में समन्वय से लाभ होता है या हानि, इसका भी विश्लेषण होना जरूरी है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी इस बात पर कि NSE की एक किवायत थी कि आधार कार्ड के माध्यम से देश भर को जोड़ा जाए, फूड सिक्योरिटी बिल का एक सपना परिपूर्ण किया जाए। और NSE का ये जो सपना दिखाया गया था देश को, उसके आधार पर प्रशासन ने ये घोषणा की थी कि अप्रैल 1 को देश का 50% जो जनसंख्या है वो जुड़ जाएगी। बट स्मृति मेरा सवाल आपसे ये है कि जब बीजेपी इसीलिए ये 2 पावर सेंटर्स की वजह से लोकतंत्र और प्रशासन और साथ ही नागरिक तीनों को हानि हो रही है। बट स्मृति आपका सवाल इस बात को लेके है कि बीजेपी इस बारे में बहुत गर्व के साथ कहती है कि उनका कलेक्टिव लीडरशिप है और वो बैठ के फैसले करते हैं, उसकी वजह से बड़ी इनफाइटिंग की खबरें भी आती हैं। तो अगर बीजेपी के अंदर वो लोकतंत्र का प्रतीक है, तो कांग्रेस के अंदर अगर 2 या 3 पावर सेंटर हैं तो वो कंफ्यूजन और कैओस का प्रतीक कैसे हो सकता है? ये संगठन में पावर सेंटर्स की चर्चा नहीं हुई है, ये सत्ता में 2 पावर सेंटर्स की चर्चा हुई है आशुतोष जी। तो ये डिफरेंस आज आपको उजागर करना पड़ेगा। जो लोग इस बात का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि पावर सेंटर कहाँ है, उनके सामने आपको इस बात को जाहिर करना होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने 2 पावर सेंटर की सत्ता में बात की है। बिल्कुल, बट कौन अपना संगठन कैसे चलाता है वो उनका अधिकार है। इसमें एक सवाल, लेकिन अधिकार देश ने कांग्रेस पार्टी को ये नहीं दिया कि आप PM भी बनाएं और सुपर PM भी बनाएं और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करें। स्मृति जी, मैं आपका ध्यान थोड़ा दिलाऊंगा कि जब 1998 में बीजेपी की सरकार बनी थी तब यह कहा गया था वहां सत्ता के 2 पावर केंद्र है, एक अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा उप प्रधानमंत्री, जिनका उप प्रधानमंत्री कार्यालय भी बनाने की कोशिश की गई थी। दूसरी बात कि उस वक्त जो आपके एक मिनट उस वक्त आरएसएस के मैं एक मिनट सवाल मैं पहले बोल देती हूँ, फिर दूसरा सवाल कर दीजिए। नहीं, सवाल उसी में कि जब उस वक्त प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को, क्या यूपीए की चेयरपर्सन और NSE पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है? मेरा दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो आरएसएस के प्रमुख थे सुदर्शन, और वो लगातार ऐसा कोई मौका नहीं आता था जब तीखी आलोचना करने, यहां तक उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में अमेरिका के बैठे हुए लोग बैठे हुए हैं। यह हालत थी उस वक्त। तो आज अगर सोनिया गांधी या कांग्रेस का कोई कुछ नेता कहता है तो आप उसको कंफ्यूजन या कैओस कहेंगे, लेकिन उस वक्त के जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, जब बात होती थी तब आप उसको लोकतंत्र की बात कहेंगे। ये कैसे संभव? मैं बोलूं? जी बिल्कुल, इसका भी जवाब देती हूँ आशुतोष जी। स्वर्गीय सुदर्शन जी ने कभी भी NSE की बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री को दिशा निर्देश और आदेश नहीं दिया। स्वर्गीय सुदर्शन जी के आदेश अनुसार भारत की सरकार नहीं चली। जी, मैं आना चाहूंगा। तो आज जब आप तुलना कर रहे हैं सोनिया गांधी ने NSE की, तो मुझे लगता है एक बार फिर आपके सामने इस बात को जाहिर करने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अथॉरिटी कमजोर हो रही है क्योंकि 2 पावर सेंटर हैं और काम ढंग से नहीं हो पा रहा है।
तो अपने आप में एक ये प्रश्न उठता है कि क्यों 2004 के बाद अब 2013 में दिग्विजय सिंह जी को इतनी चिंता हो रही है 2 पावर सेंटर्स के बारे में, जो बात विपक्ष इतने सालों से कह रहा है। जी, बट हरीश जी आपके पास आने के पहले मैं स्मृति जी थोड़ा सा मैं कैवियट डालूंगा। 2002 में जब वेंकैया नायडू पार्टी अध्यक्ष थे तो 7 रेस कोर्स रोड में खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था न टायर न रिटायर, और तब यह बात थी कि उन पर इतना प्रेशर था कि वो उनको अपने पद से किसी और के लिए खाली करना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी का वो सेंटेंस आज एक हिस्टोरिक फैक्ट है अपने आप में, जो अटल जी के मुंह से नहीं निकला था बल्कि वो व्यथित होकर उन्होंने ये बात कही थी। स्मृति, मैं आपको फिर पूछती हूँ आशुतोष जी, अटल जी अडवाणी जी दोनों प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में जी पार्लियामेंट को अकाउंटेबल थे कि नहीं थे? बट टायर रिटायर तो था ना, 2 पावर सेंटर थे ना, उनके बीच में लड़ाई की बात तो आती थी ना। अटल जी अडवाणी जी पावर सेंटर 2 नहीं थे। समन्वय इतना था कि आज जो कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन को संजो के नहीं रख सकती, उस कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं को मानना पड़ा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोalition की सरकार कैसे चलती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिल्कुल हरीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राजदीप, जो बात उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और सुदर्शन जी के बीच की बात थी, क्या आज वो मसला बिल्कुल अलग है? क्या उस वक्त पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे इसलिए वो मसला खारिज किया जा सकता है? देखिए, ये कहना कि अटल जी के जमाने में 2 पावर सेंटर नहीं थे या आरएसएस का कोई रोल नहीं था, ये गलत होगा। आपको मालूम होगा कि जब वो 98 में प्रधानमंत्री बने थे, वो चाहते थे कि जसवंत सिंह वित्त मंत्री बने, लेकिन आरएसएस ने उनको बनने नहीं दिया, तब यशवंत सिन्हा बने थे। तो ये भी आरएसएस के पास एक वीटो पावर थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अटल जी ने ब्रजेश मिश्रा जैसे लोगों के साथ मिलकर अपना एक पावर बेस बना लिया और उनका कंट्रोल था उस गवर्नमेंट में 2004 तक। तो ये कहना कि तब उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते थे, लेकिन यह भी कहना कि 2 पावर सेंटर नहीं है या आरएसएस और बीजेपी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल है। दो सेंटर्स हैं, सुदर्शन और वाजपेयी के बीच में, खास करके 98 और 99 के बीच में जरूर कई मुद्दों पर एक टग ऑफ वॉर था। लेकिन कांग्रेस में जो हो रहा है वो ये है, और कुछ हद तक स्मृति ईरानी सही कह रही है कि एनएसी जो है वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन एनएसी चाहती है कुछ ना कुछ नया एक संशोधन लाए, कोई बिल लाए, कोई लेजिस्लेशन लाए। वो किसके लिए अकाउंटेबल है? सवाल यह भी है कि मनमोहन सिंह की खुद की बेस नहीं है, वो राज्यसभा से आते हैं, वो लोकसभा से नहीं। तो ऐसे कई कांग्रेस के मंत्री ये भी है जो अपने आप को एक तरह से अपना इंडिपेंडेंट पावर सेंटर समझते हैं। जयराम रमेश जैसे जो मंत्री है, जिन्होंने कई ऐसे प्रधानमंत्री के प्रपोजल्स हैं उनको ब्लॉक किया है। और फिर रहा कोalition की राजनीति। कोalition की राजनीति ना अटल बिहारी वाजपेयी पूरी तरह से संभाल सके, क्योंकि ममता बनर्जी चली गई, जयललिता चली गई, और ना ही मनमोहन सिंह पूरी तरह से अब संभाल पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हमारे सिस्टम में प्रधानमंत्री को नंबर 1 मानना ही पड़ेगा। क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री को नंबर 1 मानती है या नंबर 2 मानती है सोनिया गांधी के बाद? और यही कांग्रेस की कठिनाई इस समय है, क्योंकि उनकी पार्टी में कांग्रेस चेयरपर्सन जो है वो नंबर 1 है, प्रधानमंत्री जो है वो जो कांग्रेस चेयरपर्सन कहते हैं उनको अमल करने की कोशिश करते हैं। सर, हरीश जी, जो बात राजदीप कह रहे, क्या आप उससे सहमत, या थोड़ी देर पहले जो बात स्मृति ने कही थी कि भाई कम से कम वो लोग संसद के प्रति तो जवाबदेह थे? देखिए, मैं तीनों बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा जी। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं, सर्वे सर्वा हैं, और संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर के अधिकार जब तक उनके साथ बहुमत है वो अपरिमित है संविधान के अंतर्गत। उसमें कहीं कोई डाइल्यूशन नहीं है। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का रोल है वो एक आइडियाज का इनपुट देने का रोल है। उससे ज्यादा कहीं पर एनएसी ने ये कहा हो कि हमने तय किया है इसलिए ये अंतिम वाक्य है, ऐसा तो कहीं नहीं है। उस पर जो इनपुट वो देते हैं वो उस पर बहस होती है, पार्टी में बहस होती है, कैबिनेट में बहस होती है, देश के बाहर उसमें बहस होती है। उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, और कई बार आप लोगों ने कहा है कि सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट को यहाँ पर रोक दिया गया या राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट को यहाँ पर अमुक जगह पर ब्रेक लगा दिए गए। तो इस तरीके की बातें पहले मीडिया में आई हैं, कोई मुझे वो कहने की जरूरत नहीं। वो हमारी पार्टी का और कैबिनेट का इंटरनल जो डेमोक्रेटिक सेटअप है
उसकी ताकत उससे रिफ्लेक्ट होती है। मैं स्मृति जी को इतनी याद दिलाऊं कि अटल जी का कुछ तो राजदीप जी ने कह दिया, आपने भी कह दिया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अटल जी जैसे एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर को रोल बैक प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करना पड़ा और कई बार अपनी कैबिनेट के अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा। क्या उस बात को इनकार किया जा सकता है कि उनमें से बहुत सारे फैसले आरएसएस के दबाव में उनको वापस लेने पड़े, बहुत सारे फैसले आडवाणी जी के दबाव में लेने पड़े। पुष्प पुरुष के ऊपर लौह पुरुष किसने डाला, किसने खड़ा किया? आरएसएस ने खड़ा किया। बिल्कुल तो आरएसएस अपने आप में भाजपा की एक समांतर नहीं बल्कि सुप्रीम अथॉरिटी है जो डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए मेरी समझ से एक अनयूजुअल स्थिति है। बिल्कुल हरी जी जो बात आप चुनाव में जा रही है वो पार्टी किसी और संस्था के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो सकती है जो चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड नहीं है। आरएसएस चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड नहीं है। हरी जी मैं आपकी बात समझ गया। कांग्रेस की नेता उसके प्रति अकाउंटेबल है सर, तो इसलिए आप हमारी पार्टी के चाहे राजनीति हो, मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूँ। आरएसएस के ड्वेल सेंटर के साथ नहीं कर सकते हैं। हरीश जी बात करिएगा, मैं आपको बीच में टोकूंगा सर, समय कम हो रहा सर। विनोद अग्निहोत्री जी, जो बात अभी पूरी निकल कर आई है कि भाई जब 1998 से लेकर अगर 2004 तक, चाहे वो बीजेपी वाजपेयी का शासन हो या आज, सत्ता के 2 से ज्यादा केंद्र रहे हैं, तो आज मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की जुगलबंदी को क्यों कमजोरी का प्रतीक माना जाए? नहीं, यही बात चूंकि आपने भी कह दी है, हरीश जी ने भी कह दी, राजदीप ने भी कह दी है, तो मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगा कि सत्ता के केंद्र पहले भी समानांतर कह रहे हैं। मुझे लगता है इसमें आपत्ति क्या है? अगर सत्ता जितनी ज्यादा विकेंद्रित होगी लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा है। आप आखिर प्रधानमंत्री की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे रहा, संगठन पार्टी एक है, सरकार एक है। जब कांग्रेस की सरकार अगर है तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी बन जाए या राजीव गांधी रहे हो। देखिए नेहरू जी के जमाने में भी पार्टी अध्यक्ष होता था और कई बार प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के बीच मतभेद होते थे। शंकर दयाल शर्मा, इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी और शंकर दयाल शर्मा अध्यक्ष थे। और तो ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से संगठन और प्रधानमंत्री अलग अलग न रहे हो। ये राजीव गांधी के जमाने में और इंदिरा गांधी के बाद के इमरजेंसी के बाद के जमाने में और नरसिम्हा राव के जमाने में प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष एक बन गए। उसके बाद भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी, वेंकैया नायडू अलग अलग रहे। तो पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक मंच चाहिए, एक बात करना चाहिए। वो किससे बात करेंगे? वो पार्टी अध्यक्ष से ही बात करेंगे। मतलब आप उसका कमजोरी का दोनों को एक साथ कर देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। आप उसका कमजोरी लगता है कि समानांतर संघर्ष होने की बजाय अगर संगठन प्रमुख और सरकार प्रमुख के बीच में समन्वय से काम हो तो वो देश के लिए अच्छा होगा। आप चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार। बिल्कुल, आप समन्वय की बात कर रहे हैं सर आप समन्वय की बात कर रहे हैं। स्मृति जी ने चूंकि कहा था मेरा नाम लेकर के तो कि मैंने उन्होंने कहा था कि वो समन्वय की बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि भाई हमको, आपको, किसी को भी इस बात से ऐतराज नहीं होना चाहिए कि पार्टी ये जो है सरकार के जो संगठन है, जो सरकार के जो सत्ता केंद्र है, वो प्रधानमंत्री की सत्ता को चुनौती कोई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री एक ही होगा और कोई सुपर पीएम इस देश में नहीं होगा, चाहे वो 10 जनपद का सुपर पीएम हो या नागपुर का सुपर पीएम हो। सुपर पीएम जो है संविधान स्वीकार नहीं करता, पीएम एक ही होगा। बिल्कुल, पीएम एक ही होगा। लेकिन मैं स्मृति जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी बड़ी देर से इंतजार कर, आपके पास समय कम है, अगर बोलने ना दें तो फिर लगेगा कि आप जानबूझकर एक तरफा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा स्मृति जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, एकदम निश्चिंत रहे, आप बिल्कुल चिंता नहीं। बट राकेश जी, हमारे देश को क्या इंदिरा गांधी के इस बात से ये आदत सी पड़ गई कि सत्ता एक आदमी में केंद्रित रहे और जरा सा इसमें डायल्यूशन होता था हमें डर होता? जवाहरलाल नेहरू के जमाने में वल्लभ भाई पटेल थे, दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर की बात लगातार होती रहती थी, लेकिन तब उसे कमजोरी का प्रतीक नहीं माना गया। आज क्यों कमजोरी की बारे में हम बात करने लगते हैं? देखिए, जो संसद के प्रति जिम्मेदार लोग हैं, अकाउंटेबल है, उनके बीच यदि सत्ता के बीच थोड़ी रेस चलती है, नीतिगत डिफरेंसेज होता है, वो तो स्वीकार है, वो तो हर युग में होगा, अमेरिका में भी होगा, इंग्लैंड में होगा, भारत में भी होगा। लेकिन यहाँ वह नहीं है। सोनिया गांधी जो राजनीति बोल कर गए, सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में नंबर 1 है। और हरीश जी की डिलेमा देखिए, अब उनको राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के बीच में बैलेंस बनाने में इतनी कठिनाई हो रही थी। कभी राहुल गांधी की बात कर रहे थे, कभी मनमोहन सिंह। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नाराज होकर कहते थे मैं इस्तीफा दे दूंगा। नहीं कर रहा। ये कांग्रेस की जो परंपरा बनी है, कांग्रेस की जो परंपरा बनी है, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, जो विनोद जी कह रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। सत्ता को ग्रैब करने की सोनिया गांधी बिना अकाउंटेबिलिटी का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में उन लोगों को रखा गया जिनका कोई पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। सोनिया गांधी ने उन लोगों को चुना जो उनकी इमेज को, उनके परिवार की इमेज को बना रही है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, दिग्विजय सिंह का बयान और जनार्दन द्विवेदी का बयान का स्रोत 10 जनपद ही है। दोनों ही बयान राहुल गांधी
गांधी की चिंता में दी गई है और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह नीतिगत रूप से कमजोर हैं लेकिन नैतिक रूप से मजबूत है। 10 जनपथ नीतिगत रूप से मजबूत है लेकिन नैतिक रूप से कमजोर है, और नैतिक रूप से कमजोर राजनीति पर वह नीतिगत रूप से कमजोर राजनीति पर हावी होगा जो नैतिक रूप से मजबूत है। राकेश जी अच्छे थ्योरिटिशियन है और अच्छी थ्योरी आप दे रहे हैं। स्मृता जी आप बोलिए, अब आपको पूरा मौका है। धन्यवाद आशुतोष जी। मुझे लगता है कि अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि बात यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की हो रही है, जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ। अगर संवाद हो, बातचीत हो, मतभेद हो, संघर्ष हो, उससे किसी को भी इनकार नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि जो लोग संवाद और संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो इस संसदीय लोकतंत्र में संसद के प्रति अकाउंटेबल है, जवाबदेह हैं या नहीं। आज जो जनता देख रही है वो देख रही है कि सोनिया गांधी नेत एनएसी जब दिशा निर्देश देती है प्रधानमंत्री के कार्यालय को, तो वो प्रधानमंत्री के लिए एक मजबूरी सी बन जाती है। आपने एक प्रश्न किया जिसका उत्तर नहीं आया कि क्या प्रधानमंत्री आज हमारे देश में नंबर 1 है या नंबर 2 है। तो देश की जनता इस बात से आहत होती है कि हमारे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है उसकी गरिमा पर इस प्रकार का प्रहार हो रहा है। बिल्कुल आपने कहा उसकी गरिमा पर प्रहार। तो जो लोग जी स्मृति जी, तो हरीश जी किसको 14 में प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो उनका अधिकार है। चिंता आज देश की ये है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र में नंबर 2 हो जाता है तो क्या उस पद की गरिमा को समाप्त करने का आरोप कांग्रेस पे नहीं लगेगा। बिल्कुल। और एक प्रश्न जो राजदीप कर गए हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है, क्या ये इस बात का संकेत है कांग्रेस के खेमे से इन बातों का आना जी। कि 2014 में राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस में एक खेमा है जो ये मानता है कि वो चुनाव हार जाएंगे। चलिए स्मृति जी आपने अपनी बात रखी, लेकिन हरीश जी जो सवाल स्मृति ने खड़े किया अगर आप उसको 20 सेकंड में अगर जवाब दे पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास समय नहीं। सर देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस 2014 का चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आज भी हमारे पास सर्वश्रेष्ठ नेता है, आज भी हमारे पास सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 21वीं सदी का हमारे पास भविष्य का नेता राहुल गांधी है, जो दूसरी पार्टी के पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई दोयम दर्जे का होता है, तो वो लोग शायद भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं समझते हैं, हमारी संविधान की ताकत को नहीं समझते हैं। प्रधानमंत्री है, और मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरी कमांड के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देश को आगे ले चल रहे हैं। जाते जाते हरीश जी आपकी तो क्या मनमोहन सिंह जी 2014 में आपके प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे? ये बताकर जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। राकेश जी स्मृति माफ करिएगा, मुझे इस बातचीत को ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आने वाले दिनों में भी बहुत गर्माएगी और साथ ही साथ इस पर और डिबेट करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और बहुत एक और बात के लिए ये बातचीत शालीनता में हुई, किसी तरीके की तू-तू में नहीं हुई जो अक्सर टेलीविजन चैनल्स के डिबेट में हो जाया करती। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे।